योगी जी, एक होती है हार, अपने ही में चुनाव हार गए। हाँ, मैं चुनाव हारी है। कार्यकर्ताओं को ये था कि योगी जी इतनी बार से जीतते रहे हैं, कोई समस्या है नहीं, हार का ये प्रमुख कारण रहा है। अच्छा, क्या होता है कि रिजल्ट जब किसी बच्चे का आता है, अगर खराब हो जाए तो माँ बाप या तो समझाते हैं या डांट लगाते हैं, तो क्या अमित जी और मोदी जी ने ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ब्रांड मोदी या ब्रांड योगी वीक हो रहा है यूपी में? ऐसा नहीं है। ब्रांड मोदी देश का एक ब्रांड बन चुका है। प्रदेश के अंदर चीटिंग नहीं होगी, देश के अंदर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं रद्द भी हुई ना, और उसके बाद योगी जी दिक्कत ये होती है ना कि जो आम लोग हैं वो क्योंकि उनके घर में रोजगार नहीं है। हमारे समय में नहीं हुआ है, पिछली सरकारों के समय हुआ था। क्योंकि बयान आपका आया एक, मैं हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं मनाता, मुझे इस बात पर गर्व है। आपको हिंदू होने पर गर्व है या ईद नहीं मनाने पर गर्व? सांप्रदायिक तनाव की जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं उतनी देश भर में कहीं नहीं। देखिए, ये कांग्रेस का संस्कार है, ये कांग्रेस का संस्कार है। इस देश के अंदर विभाजनकारी राजनीति को कांग्रेस ने हमेशा प्रोत्साहित किया है। और राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए इस बारे में, ये विभाजनकारी राजनीति इस देश को कहां लेके जाएगी। आपने कहा था, मैं आप ही की बात पढ़ती हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो हजारों लोग सुनते हैं, जब उन्हें कहता हूँ कि खड़े हो जाओ तो मेरी बात मानते हैं, अगर मैं उनसे खून मांग लूं तो वो अपना खून भी दे देंगे। किसी से ऐसा रिश्ता हो और दिल टूट जाए, चुपता होगा? ऐसा नहीं। अयोध्या का नाम सुनते ही भड़क गए योगी आदित्यनाथ जी, पर उनकी इस तिलमिलाहट को देख करके भी आज तक की एंकर श्वेता सिंह जी ने कोई ढिलाई नहीं बरती। उन्होंने एक पे एक कटाक्ष, सवाल और आरोप योगी जी पे मढ़ दिए और योगी जी लाजवाब हो गए। उनके पास कोई आंसर ही नहीं था, निरुत्तर वो हो गए। ये उनकी स्टेट देख करके ना मुझे प्योर ब्लिस का एहसास होता है। और आजकल, आज तक पर कई मर्तबा बीजेपी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। मतलब गोदी एंकर्स गोदी में हैं तो सही मोदी जी की, पर थोड़ा सा पंख फड़फड़ाने लगे हैं, थोड़ा सा सरकारी मीडिया से बाहर निकलने लगे हैं। खुशी की बात है जनाब, खुश हो जाइए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। कभी जब ऐसी एपिक चीजें क्रिएट हो जाती है ना तो हम सलाम नमस्ते करना भूल जाते हैं। फिर तो बस ऐसा लगता है अपने दोस्त को जो भी कुछ दिल में है वो बता दो, सारा हर्ष उल्लास जता दो। सो थैंक यू सो मच मेरी दिल की बात सुनने के लिए। आप सोचिए, राम मंदिर का निर्माण फटाफटी में मोदी जी ने इसलिए करवाया कि वो पूरी देश से वोट बटोर सके, और कहीं ना कहीं उनकी ये स्ट्रैटेजी काम भी आई। पर अयोध्या जहां पर मंदिर बना, वहीं पर लोगों ने योगी की सरकार, मोदी की सरकार को नकार दिया, क्योंकि वहां के लोकल्स जो थे ना, उनसे दुख दर्द पूछिए कि कैसे उनके पेट पर लात मारी गई है। कई लोगों के तो घर छिन गए राम मंदिर के निर्माण के तहत। उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया, ना कोई दूसरा घर दिया गया। तो ऐसे खून के आंसू, आर्थिक रूप से पीड़ित लोगों को रुला करके इस सरकार ने राम जी के मंदिर का निर्माण करा। ये सोचते हैं कि राम जी को ये लेकर के आए हैं, असलियत ये है कि भगवान हम सबको लेकर के आए हैं। और ये जो पुण्य पाप यहाँ पर इस धरती पर हम कर रहे हैं, इसका एक दिन हिसाब होगा, पक्का से होगा। तो वो लोग जो दुष्कर्म आए दिन करते रहते हैं, सोचते हैं किसी ने नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला, उनको ख्याल रखना चाहिए कि भाई कर्म का फल मिलना निश्चित है। और ये संदेश मेरा खास तौर पर बीजेपी की सरकार को है। अगर मैं उनसे खून मांग लूं तो वो अपना खून भी दे देंगे। किसी से ऐसा रिश्ता हो और दिल टूट जाए, चुपता होगा? ऐसा नहीं। सबको योगी जी, एक होती है हार। बीजेपी के लिए आप अलग अलग राज्य गए, हर जगह चुनाव जिता दिया, अपने ही में चुनाव हार गए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी है। मेरा ये मानना है कि जब अति आत्मविश्वास में कोई कार्य होता है तो इस प्रकार की स्थिति होती है, लेकिन यह एक सबक भी है। और मेरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले समय में इन सब चूकों से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के बेहतर करेंगे। मैं एक रैली में आपने कहा था, मैं आप ही की बात पढ़ती हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो हजारों लोग सुनते हैं, जब उन्हें कहता हूँ कि खड़े हो जाओ तो मेरी बात मानते हैं, अगर मैं उनसे खून मांग लूं तो वो अपना खून भी दे देंगे। किसी से ऐसा रिश्ता हो और दिल टूट जाए, चुपता होगा? ऐसा नहीं। ये मुझे ऐसा नहीं लगा है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर ये अति आत्मविश्वास था। हम लोग तो इसको जीत ही रहे हैं। आपके मन में भी था अति आत्मविश्वास? बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानता था, लेकिन इस अति आत्मविश्वास में हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालता गया। कार्यकर्ताओं को यह था कि योगी जी इतनी बार से जीतते रहे हैं, कोई समस्या है नहीं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं चुनाव में, उनको समझने में भूल करना है, हार का ये प्रमुख कारण रहा है।
अच्छा, क्या होता है कि रिजल्ट जब किसी बच्चे का आता है, अगर खराब हो जाए तो माँ बाप या तो समझाते हैं या डांट लगाते हैं। तो क्या अमित जी और मोदी जी ने बातचीत की आपसे? हाँ, मुझसे बात हुई है। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि 250 ग्राम की जीत थी, 5 किलो की खुशी मना डाली विपक्ष ने। लेकिन जो उनका जो गठबंधन हुआ, जिस तरह से वोट एक दूसरे के साथ आ गए, आपने तो साफ छछूंदर से जोड़ दिया था। लेकिन कोई तैयारी कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने उन लोगों से कभी पूछा कि ये गठबंधन है या सत्ता की सौदेबाजी? तय तो करें पहले। दूसरा, देश की जनता जिन समस्याओं से जूझती हुई, परिवारवाद की, जातिवाद की, भ्रष्टाचार की, आम नागरिक त्रस्त हुआ है, इसका जो युवा पलायन किया है, जो किसान बदहाल हुआ है, जो एक जंगल राज अराजक प्रदेश बन चुका था, देश की जनता क्या इन सब परिस्थितियों को देख नहीं रही है? ऐसा नहीं है। हम लोग उसको कहीं ना कहीं समझने में अति आत्मविश्वास किए, उसका परिणाम जो सामने होना था वो सामने आया। ऐसा तो नहीं है कि ब्रांड मोदी या ब्रांड योगी वीक हो रहा है यूपी में? ऐसा नहीं है। ब्रांड मोदी देश का एक ब्रांड बन चुका है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक प्रश्न जरूर है, जो लोग ईवीएम में प्रश्न खड़ा करते थे, आज उनसे पूछा जाना चाहिए। आपने देखा होगा गुर के परिणाम अभी प्रारंभ हुए थे, पहला राउंड हुआ था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहना शुरू कर दिया कि साहब ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। से अखिलेश यादव का अभी मैं एक दिन बयान देख रहा था, तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि ईवीएम में पहले से वोट पड़े हुए थे। पहले से वोट पड़े हुए थे तो फिर कैसे जीत गए लोग? नहीं, तो वो तो अब ये कह रहे हैं कि आप लोग के चुनाव में हार कर ईवीएम को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया ऐसा है। नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो जश्न मना रहे हैं, इसका मतलब ये जश्न भी झूठा है। देखिए, प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहन और बेटियों की इज्जत की क्या स्थिति थी? आज देश और दुनिया का हर बड़ा उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। क्यों? उत्तर प्रदेश के अंदर चीटिंग नहीं होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की चपेट में हमारी फाइल नहीं उलझेगी। नहीं, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं रद्द भी हुई ना, और उसके बाद टीचरों को भी। योगी जी, दिक्कत ये होती है ना कि जो आम लोग हैं वो कोर्ट ने किया है या सरकार कर रही है, वो फर्क नहीं समझते क्योंकि उनके घर में रोजगार नहीं है। हमारे समय में नहीं हुआ है, पिछली सरकारों के समय हुआ था। हम तो नौकरी दे रहे हैं। साथ ही कल मैंने इस बात की घोषणा की कि हम 4 लाख से अधिक नौकरियों की अधियाचना भेज चुके हैं, के माध्यम से सारी भर्तियां करने जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया इस समय चल रही है, तो हम तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस की तो जरूरत भी है, इतने एनकाउंटर होने हैं। हमारे पास इनकाउंटर नहीं होने हैं, हमें उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना है। आप पर सवाल भी बहुत खड़े हो गए थे, मानवाधिकार के तमाम आरोप लगने लगे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, हम तो मानवाधिकारों के पक्षधर हैं। तो ये एनकाउंटर कब तक चलेगा इस तरह से? इनकाउंटर यहाँ पे एक भी फेक इनकाउंटर नहीं हुए हैं। अच्छा। एक भी नहीं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के अंदर पुलिस की वर्दी का भय होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए उनके अंदर। आज आप चले जाइए, जो दुर्दांत अपराधी थे आज ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए दिखाई देंगे। रोजगार उनको भी मिल गया है। रोजगार, मैं राजनीति में आया हूँ सेवा के लिए। क्योंकि बयान आपका आया एक, मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, मुझे इस बात पर गर्व है। आपको हिंदू होने पर गर्व है या ईद नहीं मनाने पर गर्व? नहीं, मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरी सरकार के कारण प्रदेश के अंदर सभी पर्व और त्यौहार सकुशल संपन्न हुए हैं। यही प्रदेश है। पहले की स्थिति क्या थी? पर्व और त्यौहार खुशी के माहौल के लिए नहीं, बल्कि लोगों के मन में भय पैदा करते थे कि मुहर्रम आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, होली आ गई, पता नहीं क्या हो जाएगा। सांप्रदायिक तनाव की जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उतनी देश भर में कहीं नहीं। ये 2016 के आंकड़े हैं। ये 2017 नहीं, 2016 तक के आंकड़े, मैंने पूरे देखे हैं। ये 2016 तक के आंकड़े हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तुलना अगर आप किसी अन्य छोटे राज्य से करें, जिस उत्तर प्रदेश में सप्ताह में 2 दंगे होते थे, वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या इसको उपलब्धि नहीं मानते आप? नहीं, मैं महंत और मुख्यमंत्री के अंतर्द्वंद्व की बात जब मैं कर रही थी, तो मैं आपका पसंदीदा रंग भी जानना चाहती हूँ। भगवा आपका पसंदीदा रंग है, क्योंकि कई दफा पेंटिंग करते हुए हज हाउस तक पहुंच गए थे, तो ये अति उत्साह था? अति उत्साह नहीं था। देखिए, उस प्रकार के यहाँ पे किसी पुलिस थाने को भगवा रंग से नहीं रंगाया गया है। मैंने यहाँ पे पुलिस की यूनिफॉर्म भगवा नहीं की है। नहीं, तो शिक्षा को भी देख के जैसे प्राथमिकता नहीं समझ आती है ना, लगता है कि मतलब स्कूल आपकी प्राथमिकता है कि मदरसे हैं? क्योंकि हर बात मदरसों से जुड़ी रहती है कि वहां पर सीसीटीवी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगा, वहां 26 जनवरी मनाओ, 15 अगस्त मनाओ, हर जगह राष्ट्रगान गाओ। उन्होंने स्वयं उसकी, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों ने अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करके हमें उपलब्ध करवाया कि हम ये तो किसी तरह का दबाव ही होगा, दबाव नहीं, वीडियोग्राफी की। कोई दबाव नहीं। हमने स्कूलों से भी कहा समस्या का समाधान होना चाहिए,
एक विवाद को लेकर के हम देश के सौहार्द को खराब करें, ये उचित नहीं है। आज डेवलपमेंट लोगों की आवश्यकता है, डेवलपमेंट पे चर्चा न करके केवल एक इश्यू को लेकर के लगातार वो कर रहे हैं। विनय कटियार ने कहा था कि एक बार फिर कुर्बानी देनी होगी, किस तरह की कुर्बानी की बात कर रहे हैं? अब विनय जी ने कहा, इस बात के बारे में विनय जी ही बता पाएंगे। आपको नहीं बताया? नहीं, मेरी इस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अब ऐसी एक होड़ शुरू हो गई है जहां पर हर पार्टी एक हिंदू पहचान तलाश रही है। वो सेक्युलर वाला जमाना लगता है गया। आपको लगता है जो बीजेपी का यूएसपी था, जो खासियत थी, वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे? देखिए, हमारी बहुत बड़ी विजय है ये। राहुल गांधी के परनाना अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, लेकिन राहुल गांधी को यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चौथी पीढ़ी में आते आते उनको ये साबित करना पड़ा कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, और मंदिर में जा कर के माथा टेक रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विजय है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज लालू जी के सुपुत्र कहते हैं, आज अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ। यानी अगर मैं कहूँ तो बुरा और अखिलेश यादव कह रहे हैं तो वो सच, वो सही है। इसलिए यह हमारे लिए कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं था। नहीं, देखिए ना कि आप तो मुख्यमंत्री जब से बने तब से बहुत संयम है आपके बयानों में, लेकिन आपके जो साथी हैं वो ताजमहल का पीछा नहीं छोड़ रहे। आप धरोहरों की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उसे एक अलग धर्म का दर्जा दिया जा रहा है, खतरा देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का संस्कार है जी। ठीक है, ये कांग्रेस का संस्कार है। अच्छा, इस देश के अंदर विभाजनकारी राजनीति को कांग्रेस ने हमेशा प्रोत्साहित किया है, और राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए इस बारे में। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए इस बारे में। ये विभाजनकारी राजनीति इस देश को कहाँ लेके जाएगी, और ये कांग्रेस की उस विभाजनकारी मानसिकता को एक बार पुनः प्रदर्शित करता है। देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। आपको नहीं लगता है जिस तरह से कांग्रेस उत्साहित है कि कांग्रेस तो पहले हमेशा उत्साहित रहती है, तो राहुल गांधी अपना जगह तो ढूंढे पहले कि राहुल गांधी की जगह कहाँ पे है। साइकिल में तो 2 ही सीट होती हैं, तीसरी लगती नहीं है। आपको गठबंधन से डर नहीं लग रहा है जो सामने? हमें कोई भय नहीं है, गठबंधन से कोई भय नहीं। हम गठबंधन के बारे में जानते हैं, गठबंधन की वास्तविकता को भी जानते हैं। योगी जी, आपने कहा कि एक भ्रम फैलाने की स्थिति खड़ी हुई, लेकिन ये जो हिंदू युवा वाहिनी का मामला है, जिसके वक्त वक्त पर खबरें आती रहती हैं उनके गुंडागर्दी की, इसमें भी भ्रम फैल रहा है या सच्चाई? एक भी घटना ऐसी नहीं हो सकती है। सिंगल युवा वाहिनी कोई गुंडागर्दी नहीं? मैं कहता हूँ सिंगल घटना के बारे में बता दें। ऐसा तो नहीं है कि राज्य की पुलिस पर्दा डाले? पुलिस पर्दा क्यों डालेगी? कि हमने एक लक्ष्मण रेखा खींची है प्रदेश के अंदर। कानून के नजरिए में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक रीति नजर आती है योगी जी, वो ये कि जो शीर्ष का नेता होता है वो थोड़ा उदार छवि वाला होता है, और जो नंबर 2 होता है वो एक कट्टर हिंदू की छवि के साथ आता है। ये हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, फिर आडवाणी और मोदी हुए, अब मोदी और योगी के साथ दिख रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार इस देश के अंदर विकास का विजन क्या होना चाहिए, इस देश का राजनीतिक एजेंडा क्या होना चाहिए, मोदी जी ने 2014 में तय किया। और आज पहली बार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि 35 करोड़ से अधिक गरीबों के बैंक में खाते खुल रहे हैं। इस देश में 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन मिल रहे हैं। देश के अंदर आज़ादी के बाद जिन्होंने कभी विद्युत कनेक्शन नहीं देखे थे, ऐसे लगभग 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिल रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हजारों गांव जिनमें कभी आज़ादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी, वे विद्युतीकृत हो रहे हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए आप 3 साल सांसद भी रहे हैं और उसके बाद से मुख्यमंत्री हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपको एक सुझाव देना हो प्रधानमंत्री को? देखिए, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक परिवारवादी, एक वंशवादी नहीं। नहीं, कहते हैं उसमें अमित शाह जो बोलते हैं वही मोदी जी सुनते नहीं। ऐसा ही है योगी जी। बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल से राज कर रही थी ना। 105 करोड़ लोग आर्थिक रूप से पीड़ित थे और आज भी हैं। अब खैर एनडीए की सरकार हो गई है, महीना भर ही हुआ है इस बात को। आप सीरियसनेस समझ रहे हैं इस मैटर की कि गरीब लोग ही ज्यादा हैं देश के अंदर। इस सरकार ने सबको गरीब बना दिया। सरकार अगर टैक्स का पैसा अच्छे से लोगों को देती, खुद की पॉकेट्स में नहीं रखती, तो देश के हालात कुछ और होते, अमीर और गरीब में एक संतुलन बना रहता। इसीलिए तो बड़ी बड़ी कंट्रीज में हमारे देश के वो लोग जो बहुत अमीर होते हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे वो अपने टैक्स को अच्छे से यूटिलाइज तो कर सकते हैं। यहाँ पर ना पॉल्यूशन पे कोई कंट्रोल है और ना ही भ्रष्टाचार पे। तो फिर अमीर लोगों को यही लगता है कि हम इंडिया में रह कर के वो सारी फैसिलिटीज इस्तेमाल ही नहीं कर सकते जो हम विदेश में रह कर के कर सकते हैं। और बात भी सही है उनकी।
क्योंकि जितना पैसा वो कमा रहे हैं उस हिसाब से उन्हें बहुत फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, एक शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, पर नहीं, हमारे देश में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। पर मेरा यही मानना है कि अगर आप अमीर हो जाएं तो आपको देश नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि कैसे हम हमारे देश का भला कर सकते हैं। मेरी यही सोच है, सबकी निजी सोच होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग विदेश जाकर के सेटल हो जाते हैं पर उनका मन ही नहीं लगता, वापस भारत लौट आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि विदेश से इतना कुछ अच्छा अच्छा सीख करके आके अपनी इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं और देश का भला हो जाता है। तो अच्छे सच्चे मन से किया गया हर काम आपको और आपके साथियों को तरक्की देता है, उन्नति देता है। पर ये भाजपा जो कर रही है ना, वो अच्छे सच्चे मन से नहीं बल्कि लालची मन से कर रही होती है। अभी तो नया बजट और आया है। खैर, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट रिलीज किया है ना, वो उन्होंने खुद ही के हिसाब से किया है। वो मध्यम वर्गीय है नहीं। जैसे वो प्याज लहसुन नहीं खरीदती थी तो उनके बढ़ते प्राइसेस से उन्हें कोई मतलब नहीं था, वैसे ही उन्हें बजट से भी कोई मतलब नहीं है। और वो कुत्ते की दुम होती है ना, जो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, वैसे ही मुझे ये आज तक के एंकर्स भी लगते हैं फिर। क्योंकि यहाँ पर श्वेता सिंह जी बहुत बहुत कुछ योगी जी को कह सकती थी, बट शी चोज नॉट टू। भाई, कोई काउंटर क्वेश्चन ही नहीं करते ये बीजेपी वालों से। और मोदी जी आ जाएं सामने तो भाई साहब बिल्कुल ही रंग ढंग बदल जाते हैं एंकर्स के। मोदी जी आते भी तो इन्हीं के सामने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो उनकी हिम्मत नहीं हुई है पिछले 10 सालों में, और अभी भी नहीं करेंगे वो। दीज अपकमिंग 5 years प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वोंट हैपन। ये भारत की डेमोक्रेसी के इतिहास में पहली बार ऐसी चीजें हुई हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो है खुल कर के लोगों के सामने आने से मना कर दिया है। क्योंकि पता है कि अगर सचमुच में जर्नलिस्ट उनके सामने आ गए तो उनका वही हाल होने वाला है। जब 2002 के दंगों के बारे में पूछा था ना एक धाकड़ पत्रकार ने, तो बोलते हैं आई हैव टू शट, आई वांट वाटर। ऐसे घबरा गए थे एकदम। ये घबराहट का मौका हम इन्हें दोबारा देंगे। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ है ये वीडियो देखने के बाद, कि अंधभक्ति एक ऐसी बीमारी है जिससे कोसों दूर रहा जाए तो ही बेहतर है। और ख्याल रखिएगा अपना, अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, सच के साथ ऐसे ही खड़े रहना दोस्त। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।